है और वो जब जाग रहा है, वो जागता हुआ छोटा बच्चा जब वो सो नहीं रहा और वो बीमार नहीं, तो वो दौड़ रहा होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, वो खिलौने से खेल रहा होता है, बहुत छोटा बच्चा। जब वो बड़ा भी होता जाएगा, अगर वो स्वस्थ होगा तो वो किसी काम में लगा हुआ मिलेगा। अगर हम में से किसी को लगता है कि मेरी पत्नी दिन में 8 घंटे भी काम नहीं करती और मेरे पति जो हैं वो 8 घंटे भी काम नहीं करते हैं, तो मैं लगभग श्योर हूं इस बात को लेकर के कि वो जरूर किसी ना किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, बहुत उदासी में है। उनको आप डॉक्टर को ले जाकर के दिखाइए, उनको उसके लिए भी धमकाइए मत कि तुम कुछ नहीं करती हो, है ना, तुम कुछ नहीं करते हो। और कुछ वाक्य हमको जीवन में कभी भी नहीं बोलने चाहिए, है ना, कुछ वाक्य कभी भी किसी को भी नहीं बोलने चाहिए। जैसे वो वाक्य हम लोग बोल देते हैं, कैसे वाक्य होते हैं कि तुमने जिंदगी में किया ही क्या। ये ऐसे वाक्य है, मतलब एक पति अपने पत्नी को ये कहे कि तुमने जिंदगी भर में क्या किया है, तुमसे मुझे मिला ही क्या है आज। मतलब ये वाक्य जो है कभी भी किसी व्यक्ति को किसी को बोलने ही नहीं चाहिए। अगर नहीं भी दिया किसी ने कुछ भी तो भी मत बोलिए। तो नहीं दिया था तो आप क्यों साथ में हुए, आप साथ में हैं और इतना किसी ने आपको वो नहीं कर रखा कि आप छोड़ करके नहीं जा सकते, फिर आप साथ में हैं भी। कभी भी इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के शब्द जो है वो हमको नहीं बोलने चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने अभी यहाँ पर आप रखी हैं कि हम लोगों को अपेक्षाएं कम करनी है, दूसरों से अपेक्षाएं हमको कम करनी है अगर हम अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। बहुत पवित्र, बहुत अच्छी ये संस्था है। जैसे हम मंदिर में जाकर के कई बार हम कुछ गलत काम भी करते होंगे, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि मैं मंदिर में आ गया हूँ, अब मुझे ये गलत काम नहीं करना है, मंदिर में तो हमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कई बार हम में से कोई माँ के पास चला जाता है अपने कि भाई माँ के सामने कैसे मैं झूठ बोल दूं, है ना। जैसे हम कुछ स्थानों पर ये मानते हैं, ऐसे ही विवाह जो है बड़ा पवित्र संस्कार है, पवित्र संस्था है ये। अब हम साथ में इसकी ये भी जोड़ सकते हैं भाई मैं तो विवाहित व्यक्ति हूँ, मैं ये गलत काम कैसे कर सकता हूँ। हमारे यहाँ ये बात एक पहले कही जाती थी, जब कोई किसी को रिश्वत ऑफर करता था कि आप मुझसे कुछ इतनी रिश्वत ले लीजिए और मेरा ये काम कर दीजिए, तो वो व्यक्ति क्या कहता था, वो ये कहता था जी मैं बाल बच्चों वाला व्यक्ति हूँ, मैं रिश्वत कैसे ले सकता हूँ। मतलब कि किसी की हाय लग जाएगी, मैं गलत पैसे घर में लेकर के जाऊंगा तो गलत पैसों से गलत पैसे जो है ना, तो कैसे अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, उससे तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। पहले व्यक्ति ये सोचता। अब हमारा विशेष आग्रह क्या रहता है, बहुत सारी महिलाओं का कि भाई आप इंद्रपाल जी म्यूट कर लें। हाँ जी। तो हम लोग, वही व्यक्ति जो है वो क्या कहता था, वो ये कहा करता था कि भाई मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मैं अगर गलत धन को अपने घर में लेकर के जाऊंगा तो मेरे बच्चे जो है ना अच्छे नहीं बन पाएंगे, संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। अब वही व्यक्ति है, क्योंकि घर से, सब जगह से, समाज से सारा का सारा क्या प्रेशर है उसके ऊपर कि आपको धन लेकर के आना है घर में। तो उस धन को लाने के कारण से क्या है, वो व्यक्ति जैसे कैसे धन को लेकर के आता है, और जब गलत धन कमा रहा होता है कोई उसको दूसरा व्यक्ति टोक देता है, आप ऐसा धन कमा करके जाते हो, कह लगे जी हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या। अब वो वही व्यक्ति, क्योंकि समाज सारा वैसा हो गया तो उसको कैसे भी धन लेकर के जाना अच्छा लगता है। मैं सोनीपत से पानीपत के बीच में 3-4 वर्ष तक ट्रेन में मैंने सफर किया पढ़ने के लिए। तो रात्रि को आते हुए एक पुलिस वाले लगभग डेली पैसेंजर जो साथ पुलिस वाले भी रोज देखते हैं, भाई ये रोज आने जाने वाले हैं, और जो जो भी कर्मचारी होते हैं वो भी मिलते हैं। तो एक पुलिस वाला जो है वो रिश्वत लिया करता था, और मुझे ये सत्य बोलने की बीमारी कहें या जो भी कुछ ये होता है, भाई सामने मुंह पे कह देना, किसी के भी कोई बुराई है मुंह पे कह देना, ये मेरी आदत शुरू से है, बहुत समय से है, और उसकी परवाह नहीं करना कि क्या बीतेगा मेरे साथ।
मैंने पुलिस वाले से सीधा ही पूछ लिया। मैंने कहा जी आप रिश्वत लेते हैं? जैसा मुझे अभी अभी ध्यान आया, बहुत दिन बाद ये बात ध्यान आई। और विशेष बात थी कि पुलिस वाले को ही आप उस व्यक्ति के मुंह पे ही उसको कह दो जो रिश्वत लेने वाला है। मैंने उनको ऐसा ऐसा तक देखा कि वो 2 रुपए की चीज रिश्वत में ले लेते। मान लो किसी के पास कुछ नहीं लिख रहा, इतना गरीब व्यक्ति है, तो वो बीड़ी का बंडल ले लेते थे, बीड़ी का बंडल देते। तो बड़ी हैरानी होती थी। मैंने कहा भाई अच्छा। और मैंने एक बार क्या देखा, एक बच्चा जो है उसको वो ऐसे बहुत और अनपढ़, लगभग उस तरीके का, जो हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ समझदार होगा, कई बार बिना पढ़े लिखे भी समझदार होते हैं। वो बच्चा जो है वो टिकट ली उसने, जैसे मान लीजिए पानीपत से चंडीगढ़ की टिकट ली वो, लेकिन पानीपत से दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गया, गलती से बैठ गया। उसको पता नहीं था बेचारे को इतना कि भाई ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है, पूछा नहीं, या उसको किसी भी कारण से वो बैठ गया। बैठने के बाद में बैठने के बाद में पुलिस वाला आ गया। पुलिस वाले की टिकट चेक करने की ड्यूटी नहीं होती, हम सभी इस बात को जानते हैं। उसके लिए अलग व्यक्ति है, टीटी जो है वो टिकट को चेक करता है। अब उसकी जिसकी ड्यूटी भी नहीं है टिकट को चेक करना, लेकिन और बैठे लोगों में उसको ये लगा कि ये भोला भाला सा इंसान है। उससे बातचीत करनी शुरू की, पता चला उसके पास टिकट नहीं, गलत ट्रेन में बैठा हुआ है। इस समय उसको सहयोग की जरूरत थी। उस बच्चे को जो गलती से गलत ट्रेन में बैठा हुआ है उसको सहयोग की जरूरत है, और उसने उससे भी रिश्वत ले ली कि तू गलत ट्रेन में कैसे बैठ गया, पैसे ले लिए उससे। मेरे से ये बात देखी नहीं गई। शायद उसके तुरंत बाद मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने इस व्यक्ति से रिश्वत ली? इतना भोला भाला बच्चा है, इसको बेचारे को ये भी नहीं पता कि मैं जो ट्रेन में बैठ रहा हूँ गलत बैठ रहा हूँ, पता नहीं इसके पास दूसरे ट्रेन टिकट के पैसे कितने हैं कि नहीं, आपने उससे पैसे ले लिए। तो अब उससे मेरी बातचीत आरंभ हुई। बातचीत आरंभ हुई तो अब वो मुझे अपने बारे में बता रहा है। ये पुलिस वाला जो है कांस्टेबल, छोटे ही पोस्ट पर, तो क्या बता रहा है कि जी मैं भी बहुत बढ़िया आदमी था, मैंने कोई रिश्वत नहीं लेता था, लेकिन घर वालों ने, परिवार वालों ने, संबंधियों ने कह कह करके कि तू पुलिस वाला होकर के शाम को कुछ नहीं ऊपर की कमाई लेकर के आता, अब मैं भी बुरा हो गया हूँ जी। मैंने उसको सत्यार्थ प्रकाश भी उनको पढ़ने के लिए दिया, शायद उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो मुझे ध्यान नहीं। लेकिन ये हमने, अगर हम ऐसा करेंगे, है ना, अगर विशेष रूप से पत्नियों के लिए ये है, पत्नियां अगर ऐसा करेंगी, आप जैसे भी हो, पत्नियों का कर्तव्य ये बनता है कि पति इतना विश्वास आपके ऊपर करे कि वो सारा धन आपको ला करके सौंपे, और आप इतने संभाल करके करें कि बहुत कम में आप व्यय कर दें। आप देखें सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महिलाओं के गुण लिखे हुए कि महिला कैसी होनी चाहिए, तो लिखा हुआ है, बहुत सारे गुण लिखे हुए हैं। जो विवाह करने वाली महिला है, लड़की है, युवती है, वो कैसी होनी चाहिए, तो लिखा कि व्यये चा मुक्त हस्तया, व्यय करने में खुले हाथ वाली नहीं होनी चाहिए, उसका हाथ तंग होना चाहिए। हम लोगों ने अब ये सोच लिया, ये हमारे स्टेटस का सिंबल हो गया कि हम लोग ज्यादा व्यय करें तो हम बड़े समझदार हैं। इसमें क्या समझदारी है कि आपने ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दिया, इसमें क्या समझदारी है? कम व्यय के अंदर, कम खर्चे में आपने बच्चों को संस्कारी भी बना दिया, आपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी बना दिया, आपने लोगों के सामने, आपको कहीं झुकना भी नहीं पड़ा, आपका शर्म से सिर भी नहीं झुका। इस प्रकार से आपने अगर जीवन बिता दिया तो वो बढ़िया बात है। ये क्या बढ़िया बात है कि मैं तो पति से बहुत छीन लेती हूँ, बस इस तरीके का दबाव बनाती हूँ कि वो चाहे कहीं से ला करके दे, भाई मुझे तो चाहिए। हम जब ऐसा दबाव बनाते हैं, वो व्यक्ति कुछ गलत काम करके, पता नहीं समाज में किस किस व्यक्ति का छीन करके जो है वो यहाँ पर आ जाता है, और ऐसा धन जब हमारे परिवारों में आता है तो वो भी हमारे दुख का, हमारे क्लेशों के बढ़ने का कारण होता है। तो आज थोड़ी सी चर्चा इसी को लेकर के की है। आगे हम लोग कुछ और बात करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर बाद में देर हो जाती है। अभी अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर शांति पाठ करके बात में जी कहिए। इन पॉइंट्स को किसी ने नोट किया है? जी आचार्य श्री, कुछ मैंने नोट किए हैं, कुछ तो छूट गए हैं। हाँ, ये अंतिम पॉइंट भी नोट कीजिएगा जी कि धन जो है अच्छा पवित्र आए, और महिलाओं को इस प्रकार का विशेष आग्रह या दबाव नहीं बनाना चाहिए कि जैसे भी हो आप इसको लेकर के आइए। और व्यय चामुक्त हस्तया को भी, कि महिला वो ज्यादा अच्छी है जो कम व्यय के अंदर ज्यादा बड़ा काम कर दे, ज्यादा बच्चों का निर्माण कर दे।
एक बात मुझे और याद आ गई, मैं उसको भी कह देता हूँ अभी। हमारे यहाँ हमारे परिवार के अंदर एक महिला है, और महिला जो है ना, उनमें पुरुषत्व के गुण बहुत है। पुरुषत्व इसलिए कह सकते हैं कि पुरुषों के काम की भाई मकान बनाने लग जाना, अपना मकान खुद बनाने लग जाना, और ईंटें ढोना, उसके अंदर ईंटें खुद ले करके आना कि भाई मजदूर मिस्त्री को पैसे ना देने पड़े। तो मैंने उनका जीवन लिखा जब उनकी मृत्यु हुई पिछले दिनों, तो 80 से थोड़े से आसपास आयु थी तब मृत्यु हुई उनकी। तो उस वो महिला ने क्या किया जीवन भर। जब जीवन कोई जी रहा होता है, हम लोग शायद उसकी विशेषताएं देख भी नहीं पाते। तो मैंने उनके बारे में ये लिखा कि जब इनका विवाह हुआ तो घर में कोई सरकारी नौकर नहीं था। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या जॉब है जी, घर में काम क्या करते हैं। कोई स्थिर बिजनेस नहीं था, कोई शोरूम शोरूम नहीं, कोई दुकान नहीं। उनके पति जो हमारे ही परिवार के हैं, मेरे नाना जी के सगे भाई थे, वो नुमाइशों में जाकर के कंबल वगैरह बेचा करते थे। मैंने कहीं लिखा हुआ है। तो कंबल वगैरह बेचते थे। जैसे हर जगह नुमाइश का मतलब मेले लगते हैं, कई जगह पर बड़े बड़े मेले होते हैं, वहां पर पानीपत से कंबल ले जाते थे, बेचते थे। तो कभी इनकम हो गई। अकेले रहना, जब वो जाते थे तो महीना महीना बाहर रह रहे हैं, 20 दिन के बाद आ रहे हैं, कई बार 2-2 3-3 महीने काम कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। लेकिन आमदनी का कोई बहुत बढ़िया सोर्स उसको नहीं कहा जाता। लेकिन उस महिला के बच्चे, उस 80 वर्ष की जो महिला की मृत्यु हुई, उनके बच्चे कितने अभावों वाली महिला। आप देख सकते हैं, कोई नौकर चाकर का तो सवाल ही नहीं है कि घर के अंदर कोई मेड आ रही है कि कोई झाड़ू पोछे वाली। जो व्यक्ति, जो महिला अपने मकान के लिए ईंट खुद धो रही है, उसके घर में झाड़ू पोछे वाली दूसरी आएगी, उसका कोई सवाल नहीं। उस महिला ने बहुत सारी तो बुजुर्ग महिलाओं को सेवा की। कोई बुजुर्ग महिला कहीं उसको मिल गई, अपने घर में ले आई, और उसकी मृत्यु तक उसकी सेवा की। ऐसा अनेक महिलाओं के साथ किया। और ये नहीं कि महिला भी मरने कोई थी 2 दिन पहले ही लेकर के आए, कई कई वर्षों तक एक एक महिला की सेवा की। उन बहुत कम संसाधनों के अंदर, और उनके बच्चे, एक बच्चा उनका प्रोफेसर, अच्छी इस समय अभी रिटायर हुए हैं वो, तो बहुत अच्छी इनकम जो है ना, बहुत अच्छी। उसके बाद एक उनका बच्चा समाज सेवक। वो समाज सेवक जो बच्चा है, वो भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ, इन्होंने पीएचडी की हुई। वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं। वो आरएसएस का बहुत बड़े स्तर का प्रचारक इस समय। मैं आरएसएस की प्रशंसा या निंदा नहीं कर रहा, लेकिन वो अवैतनिक है और उन्होंने पैसे नहीं खाए, ये मुझे जानकारी, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ। कुछ लोग हो सकता है क्या करते हो नहीं करते हो मैं नहीं जानता, लेकिन पैसे उन्होंने नहीं कमाए, कम से कम ना परिवार को दिए, ये जानकारी है। उसके अलावा तीसरा एक और बच्चा, वो तीसरा बच्चा जो है वो गाजियाबाद के अंदर है, अपने लायक हैं, वो भी अच्छे हैं। एक उनकी और बेटियां, एक बेटी उनकी सोनीपत के अंदर है, उनका नाम है आचार्य दीक्षा शास्त्री। गुरुकुल से पढ़ी, उसके बाद एमए करके स्कूल में रही, स्कूल पूरा समय स्कूल से रिटायर हुई। अब वो निःशुल्क बहुत सारी संस्कृत की कक्षाएं, बहुत सारी चीजों को पढ़ा रही है। ये उस 80 वर्ष की महिला जिसके पास बहुत अभाव थे, उसने ऐसा निर्माण करके समाज को 6 बच्चों का पालन पोषण निर्माण करके समाज को दिया। एक भी बच्चा कोई गलत रास्ते पर नहीं है। सब बच्चे अपने लायक, अपने भोजन के भी लायक हैं, परिवार को भी चला रहे हैं। परिवार को चलाने के साथ समाज का भी, एक तो बच्चा मैंने आपको बताया बहुत बड़ा, अपनी तरफ से जैसी उनकी समझ है उस हिसाब से बहुत बड़ा काम जो है, बहुत बड़ा दायित्व इस समय उनके पास में है। ये महिला बड़ी महान है, या आज का हमारा बच्चा, हमारी लड़की बहुत महान है, या मैं अगर महिला हूं, मैं महान हूं, जो मैं ये सोचती हूँ कि भाई तू ला भाई, कहीं से भी कमा करके ला। तो इस बात को, ये मुझे बहुत चुभती है ये बात। तो ये इस चीज को हमको बहुत लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए, बच्चियों को बताना चाहिए, बच्चों को भी बहुत सुधार की अपेक्षा है। तो ये बात मुझे ध्यान आई, मुझे लगा मुझे कहनी चाहिए। और कोई हम में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते। नमस्ते जी। हम सोनीपत से ही जुड़े हुए हैं, और यहाँ से सोनीपत से कई लोग जुड़े हुए हैं, और दीक्षा जी को जानते भी, और जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनसे वो भी जुड़े हुए हैं इसमें। उनको कितना अच्छा लगेगा कि वो हम अपनी अध्यापिका के बारे में इतना सुन रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं धन्यवाद उनकी जी। माता जी के बारे में बता रहा था। माता जी के अंतिम संस्कार में शायद आप लोग आए हैं अभी थोड़े हाँ, समय पहले। जी 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 जी। अच्छा लगा आप लोग जुड़े हुए, रेगुलर जुड़िए और अच्छा लगेगा। जी, मैंने वो दीक्षा जी को भी ये लिंक भेजा था, शायद वो फोन भी किया, वो उठा नहीं पाए,
लेकिन मुझे आज ये इंद्रदेव जी के द्वारा लिंक मिला, तो आगे से आप डायरेक्ट लिंक भेज दिया करें या इंद्रदेव जी वो लिंक भेज देंगे, जैसे भी होगा जुड़ जाएंगे। एक नंबर है 95601325, ये नंबर नोट कर लीजिए, उनको अपना नंबर भेज दीजिए आप, 95601325। चैट बॉक्स में लिख लेती ताकि औरों को भी मिल जाएगा। हाँ, आपको सूचना मिलती तो रहती है माता जी। जी, और कोई कुछ कहना चाहे अगर है? जी, कोई कुछ कहना चाहे कह सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, कहिएगा गायत्री। आजकल जैसे विवाह हो रहे हैं उसमें तलाक की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण? मतलब जैसे ही शादी हुई 2 साल में 3 साल में तलाक हो जाता है। हाँ, धैर्य की आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आचार्य जी आपकी। हम सब काम जो है ना फटाफट चाहते हैं, बच्चों में धैर्य की कमी है, तो उसके कारण से ना हम बच्चों को धैर्य रखना सिखाते हैं, उसके कारण से वो सब चीजों के जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं ज्यादा हैं, वैसी अपेक्षाएं कई बार पूरी नहीं होती हैं, तो अपेक्षाएं ज्यादा, और हम विवाह करने के लिए जाते हैं, कर्तव्य पालन करने के लिए नहीं जाते, हम अपने अधिकारों को, जो मैं पहले कह चुका हूँ, अधिकारों पर विचार करके जाते हैं कि मेरे ये अधिकार हैं, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं चला गया, मैं अब अलग हो जाऊंगा। और अगर मैं अपने कर्तव्यों को सोच करके जाता तो शायद इतनी जल्दी ऐसा कुछ ना हो। और कुछ ये सोशल मीडिया, बहुत सारे कारण हैं कि लोग जो हैं वो दूसरे से जुड़ जाते हैं, या लड़कियां कहीं कहीं से जुड़ी होती हैं, या लड़के कहीं और से जुड़े हुए होते हैं, ये भी कारण कई बार बन जाता है। तो ये है मेरे विचार। जी, और कोई कुछ कहना चाहें? शांति पाठ कर लें जी। संस्कार करते हुए क्या क्या बातें बताई जाएं जी, ऐसा कुछ विषय हो लिखने लायक? हाँ, जो जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं सारी संस्कार के समय में बताई जा सकती है। आपके पास आचार्य जी समय कितना है? हाँ, वो 4 घंटे का विषय इतना होता है कि आचार्य। हाँ, आपने इसको शॉर्ट तो खुद ही करना होगा, क्योंकि यहाँ तो हम लोग ओपन एंडेड है, ये तो है ना, हम इसको चाहे तो 20 दिन भी चर्चा कर लें, चाहे 2 दिन करें, है ना, तो वहां तो आपके पास समय निश्चित है, तो आप अपने पॉइंट्स बना करके जाएं। और अब ये 4 पॉइंट्स हैं, मैंने इसमें अगर मान लीजिए 30 मिनट लगाए हों या 40 मिनट लगाए हों, आप इनको 4 मिनट में भी कह सकते हैं, 10 मिनट में भी कह सकते हैं कि इन इन चीजों का हमने ध्यान करना है। और जैसे मैंने लिखा जी, अपेक्षा के कारण दुखी होना, एक दूसरे को स्वीकार हर समय करना, गलतियों को स्वीकार कर लेना, कर्तव्य अपने अपने वहन करना, एक दूसरे कर्तव्य को अधिकार पूर्वक और कर्तव्य पूर्वक पालन करना, 3 वर्ष तक तो कम से कम पुरुष और महिलाओं को दोनों को एक दूसरे कर्तव्य समझ के पालन करना चाहिए, और धैर्य की कमी ना रखना, धैर्य पूर्ण रूप से कार्य करना। ये कुछ पॉइंट्स लिखे आचार्य जी मैंने आपकी तरफ से, कोई और प्रॉपर्ली पॉइंट्स हैं आपके तो मैं और लिख लेता आचार्य जी। हाँ, आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बीच बीच में देखिए मैं भी अभी कोई ऐसा सोच करके नहीं बैठा था, मुझे आज ये बोलना, हालांकि सोच करके ही बैठना चाहिए, लेकिन आगे कुछ ना कुछ और बातें आएंगी ऐसी, तो उसको आप फिर और नोट कर लीजिए। और ये चामुक्त हस्तया 1-2 पॉइंट्स आए हैं, वो रश्मि जी अगले सत्रों में बोलेंगी मेरे बोलने से पहले, तो वो भी आप कुछ समय भी नोट कर लीजिए। जी, और कोई कुछ कहना चाहें? हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। जी जी, कहिए आप। आचार्य जी एक क्वेश्चन था मेरा, आपने बताया कि जो तलाक शब्द है वो हिंदी में शब्द नहीं है। हाँ जी। तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि जो तलाक शब्द आता है वो परित्याग बोला जाता है। परित्याग जो है ना, उसका अर्थ, तलाक का जो मुख्य अर्थ है ना, वो विवाह, जो विवाहित दंपति हैं उनके अलग होने के लिए तलाक शब्द है ना। परित्यक्ता शब्द आता है ना, महिला के लिए परित्यक्ता, जो छोड़ दी गई है, लेकिन तलाक शब्द नहीं है, उसका अभिप्राय तलाक नहीं है। परित्याग का मतलब है जी मैंने वस्तुओं का परित्याग कर दिया है ना,
उसको वो भी तो परित्याग है, वस्तुओं का परित्याग भी परित्याग है, पुरुष का परित्याग भी परित्याग है। तलाक जो है ना विशेष रूप से उसके लिए आया हुआ, विवाहित व्यक्तियों के संबंध विच्छेद के लिए, जब उसके बाद में वो लोग अलग अलग रहेंगे उसके लिए आया हुआ। ऐसा शब्द संस्कृत में प्राप्त नहीं होता, दिखाई नहीं। जी कौन सा शब्द बताया आपने छोड़ने के बाद, जो स्त्री छोड़ दिया? तलाक के लिए का पर्यायवाची शब्द नहीं, मैं ये कहना जी। चाहता हूँ, जी है ना। ये परित्याग शब्द जो है ना जी, ये तलाक का पर्यायवाची शब्द नहीं। परित्याग का मतलब है छोड़ना, है ना। छोड़ना से ऐसा नहीं पता चलता कहीं पर भी कि ये लड़के और लड़की के संबंध विच्छेद को लेकर, विवाह के संबंध विच्छेद को लेकर। छोड़ना तो किसी भी चीज का हो सकता है। मैंने अपने व्यसनों को छोड़ दिया है जी, मैंने सिगरेट पीने का परित्याग कर दिया है जी, तो अब हो सकता है कि भाई परित्याग का यही अभिप्राय हो। परित्याग का केवल अभिप्राय तलाक का ये पर्यायवाची नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। तो मैंने ये जो बात कही थी कि तलाक का पर्यायवाची नहीं है, कि हमारा ये जीवन भर का संबंध है। भारत के अंदर ये कुछ वर्षों का नहीं है कि 10-5 वर्ष का है, तो 2 साल का है, ये जीवन भर का है। और अपने बच्चों को इसको समझाना चाहिए कि वो उसको स्वीकार करने को तैयार हो, और जैसा भी कोई है, जैसा भी का मतलब जैसा भी, उसको वैसे के वैसे स्वीकार करने की कोशिश करें। अगर संभव है तो कि उसको ऐसा ही हो, कुछ बिल्कुल ही असंभव है जी, बहुत ही कोई बुरा हो, तो मैं नहीं कह रहा, अन्यथा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको उसको जैसा कोई है उसको वैसे का वैसा स्वीकार करना चाहिए। और कम से कम धन कम देते हैं जी। और एक जगह तो सुनने में आया जी, क्या झगड़ा है जी, कि सासू माँ जो है जी मेरी छोटे प्याज खरीद लाती है। बताओ क्या क्या करें। अब मतलब शिकायतें भी ऐसी ऐसी होती हैं बच्चियों की, तो वो समझ में नहीं आती भाई क्या करना चाह रहे हैं। कम से कम इस स्तर के नहीं होने चाहिए, बच्चों को इतनी समझ तो देनी चाहिए कि हो सकता है कि भाई नासिक का प्याज तुमको वहां खाने को ना मिले, हो सकता है प्याज ना भी मिले। इतना बच्चों को तैयार करके भेजना चाहिए। लड़के को भी ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ पत्नी के समान तुमको चलना पड़ेगा, उसकी इच्छा के अनुसार। कुछ लड़की को भी चलना पड़ेगा। अब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर इश्यू बना हुआ है इनका, कि इस पर चर्चा हो रही है, ये छोटे प्याज क्यों लेकर के आती हैं जी। और ये तो उस दिन गली हुई सब्जी लेके आई थी, मेरा तो स्टैंडर्ड इन्होंने खत्म कर दिया है, मेरी फ्रेंड ने देख लिया मुझे वो सब्जी देते हुए। ऐसी ऐसी बातों का कोई इलाज नहीं। ऐसी बातें कम से कम ना हो। अपने आप को इनसे थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत हल्के स्तर की बातें, सबके साथ जिया जा सकता है जी। और कोई कुछ कहना चाहे कहिए। रश्मि जी शांति पाठ कर लें। जी आचार्य श्री। और ये अभी एक भाई पूछ रहे थे कि क्या नोट किया जाए विवाह संस्कार में। तो सबसे पहले तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण यही बात लगी कि यदि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वैसे पुरुष बहुत कम खर्चीले स्वभाव के होते हैं, हम स्त्रियों के अंदर ही ये ज्यादा होता है कि एक स्टेटस मेंटेन करना है। तो ये मितव्ययिता वाला जो है, जो एक पॉइंट था, ये मुझे बहुत ही बेहतर लगा। और काम का कि यदि हमारे अंदर एक मितव्ययिता आ जाए तो हम बच्चों को भी फिजूल खर्ची से रोक सकते हैं, और तमाम जो अननेसेसरी का जो पेट के अंदर जाता है वो उससे भी बचाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई कंजूस व्यक्ति किसी गलत कार्य में लिप्त हो सकता है। तो वो तमाम तरीके के नशे, तमाम तरीके की इधर उधर की खाने की पीने की चीजें, मतलब स्वस्थ भी रह सकता है। तो ये पॉइंट जरूर जो है मैं विवाह आदि में जरूर लिखना चाहिए और बताना चाहिए कि यह होना चाहिए। तो इससे काफी कुछ चीजें यदि ये जीवन में अपना लिया जाए तो इसको हम ला सकते हैं। और रेखा जी का और सभी का धन्यवाद है। हमारे इस रेखा जी हमारे टेक्निकल पार्ट को देखती हैं इसके लिए। और इंद्रदेव मेधार्थी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने आज हमारे इस प्रचार कार्य को, इस वेद की संस्कृति को अपने बढ़ाने के लिए कई लोगों तक बात पहुंचाने का कार्य किया या पुण्य कार्य किया। उनका भी धन्यवाद जी। आचार्य श्री शांति पाठ ले। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद।